डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हो कि सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें सॉइल मैकेनिक्स का बहुत ज़्यादा वेटेज होता है और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो मैं सॉइल मैकेनिक्स या जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग की वीडियो सीरीज़ में पहला वीडियो मेरा ओरिजिन ऑफ सॉइल एंड सॉइल वाटर रिलेशनशिप के बारे में है। ओरिजिन ऑफ सॉइल में हम यह स्टडी करेंगे कि सॉइल का फॉर्मेशन या निर्माण कैसे होता है तथा सॉइल वाटर रिलेशनशिप में जो सॉइल के फेज डायग्राम्स होते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सॉइल मैकेनिक्स या जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग को समझने से पहले हम यह पता करते हैं कि सॉइल आखिर है क्या। सॉइल बेसिकली एक प्रकार का अनकंसोलिडेटेड अथवा लूज मटेरियल होता है जो सॉलिड पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसका निर्माण बेसिकली रॉक्स के वेदरिंग के कारण होता है। ओके, चूँकि सॉइल मैकेनिक्स या जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का सबसे पहले सिस्टमैटिक स्टडी डॉक्टर कार्ल टरज़ागी ने 1925 में की थी, इस कारण डॉक्टर कार्ल टरज़ागी को फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कहा जाता है। अब अपना सेकंड टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल से मतलब होता है कि सॉइल का निर्माण कैसे हुआ है। तो इसमें हम एक मान लीजिए कि कोई रॉक्स है जो पूरी तरह से एटमॉस्फेयर में एक्सपोज कंडीशन में है, मतलब वो डायरेक्ट वेदर के कांटेक्ट में है। तो ये रॉक्स से विभिन्न प्रकार के वेदरिंग एजेंट्स जैसे सनलाइट जो बेसिकली हीट ट्रांसफ़र करेगी उसको, रनिंग वाटर, ग्रेविटी, विंड आदि के कांटेक्ट में आएगी, जिसके वजह से इस रॉक्स का क्या होगा, वेदरिंग प्रोसेस होगी। वेदरिंग के कारण इसका डिकम्पोजिशन और डिसइंटीग्रेशन होगा, जिसके कारण ये रॉक से छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक हो जाएगी। तो रॉक्स की ब्रेकिंग के कारण जो छोटे छोटे पार्टिकल्स उसके आसपास या किसी दूसरी जगह पर सेटल हो जाते हैं या डिपॉजिट हो जाते हैं, तो सॉइल का निर्माण होता है। यदि रॉक्स की वेदरिंग प्लेस पर ही सॉइल का डिपोजिशन हो जाता है तो उस सॉइल को अपन रेसिडुअल सॉइल बोलते हैं। तथा अगर कोई भी ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी या रनिंग एजेंसी जैसे रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इसके द्वारा उस वेदर्ड रॉक मटेरियल को किसी दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्टेड करके वो डिपॉजिट हो जाती है, तो उस सॉइल को हम ट्रांसपोर्टेड सॉइल बोलते हैं। सॉइल के फॉर्मेशन को और डिटेल में स्टडी करने के लिए हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, जियोलॉजिकल साइकिल। चूँकि जो जियोलॉजिकल साइकिल होते हैं इसके 4 फेज होते हैं। पहला होता है वेदरिंग, सेकंड होता है ट्रांसपोर्टेशन, थर्ड होता है डिपोजिशन और चौथा होता है अपहीवल। पहले समझते हैं वेदरिंग। वेदरिंग होता क्या है, जो पहला फेज है जियोलॉजिकल साइकिल का। वेदरिंग का मतलब होता है कि जो रॉक है या एक्सपोज रॉक है उसका डेग्रेडेशन या ब्रेकेज होना ही वेदरिंग कहलाता है। मतलब जो रॉक है जो एटमॉस्फेयर में खुली पड़ी हुई है उसमें बहुत सारे एटमॉस्फेरिक एजेंट्स उस पर एक्ट कर रहे हैं, जिसके कारण उसका डेग्रेडेशन या ब्रेकेज होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, उसको बोलते हैं अपन वेदरिंग। वेदरिंग दो तरीके की होती है, एक पहला होता है फिजिकल वेदरिंग और दूसरा होता है केमिकल वेदरिंग। तो फिजिकल वेदरिंग में जो सॉइल डिग्रेड होती है वो बेसिकली फिजिकल फोर्स के कारण होती है। फिजिकल वेदरिंग दो तरीके से हो सकती है, पहला होता है इरोजन और सेकंड होता है डिसइंटीग्रेशन। क्योंकि बहुत सारे रनिंग एजेंट्स जैसे रनिंग वाटर, विंड और ग्लेशियर जब एक्सपोज रॉक की टॉप सरफेस से उनका कांटेक्ट होता है तो वहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट होता है। जैसे विंड फ्लो हो रही है और टॉप सरफेस पर जब वो फ्लो होगी तो वहाँ पे फ्रिक्शन के कारण जो सॉइल जो रॉक की टॉप सरफेस से पार्टिकल निकलने लगते हैं, एस्केप होने लगते हैं या उसका क्षरण होने लगता है फ्रिक्शन के कारण। मतलब विंड या वाटर और रॉक सरफेस के बीच में फ्रिक्शन के कारण वो पार्टिकल ब्रेक होने लगेंगे या निकलने लगेंगे, उसको हम बोलते हैं इरोजन। डिसइंटीग्रेशन बेसिकली फ्रीजिंग और थॉइंग एक्शन के कारण होता है। फ्रीजिंग का मतलब होता है कि कोई भी सॉइल है जब उसके पास सनलाइट रहती है तो टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने और घटने से
रॉक में क्या होता है, एक्सपांसन और कॉन्ट्रैक्शन होगा। एक्सपांसन और कॉन्ट्रैक्शन, चूँकि टेम्परेचर का वेरिएशन अनइवन है तो उसमें क्रैक्स या दरारें डेवलप हो जाएंगी। अब उन दरारों या और रॉक्स के जो पोर्स हैं उसमें वाटर फिल हो जाता है यदि रॉक सैचुरेटेड है तो, और यदि रॉक्स के आसपास का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है तो जो उसमें वाटर प्रेजेंट है वो आइस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी वाटर आइस के फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। तो जिस वजह से उस बर्फ़ के जमने के कारण वो क्रैक्स क्या होता है, वाइड हो जाता है और रॉक्स छोटे पार्टिकल्स में टूट जाती है। जो थॉइंग है बेसिकली फ्रीजिंग एक्शन का अपोजिट होता है। फ्रीजिंग में क्या होता है, जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से इससे कम हो जाता है तो वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन थॉइंग इसका जस्ट अपोजिट होता है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाटर क्या होता, आइस क्या होता है, मेल्ट होना स्टार्ट कर देती है। मतलब थॉइंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें टेम्परेचर बढ़ने के कारण आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये दोनों प्रोसेस एक कंटिन्यूसली चलती रहती हैं अल्टरनेटिवली। पहले फ्रीजिंग होगी, फिर थॉइंग होगी, फिर फ्रीजिंग होगी, फिर थॉइंग होगी। मतलब जो क्रैक्स है वो वाइडन होता जाएगा और रॉक्स को छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं। अब फिजिकल वेदरिंग के कारण जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहला जो फिजिकल वेदरिंग के कारण जो रॉक्स का फॉर्मेशन होता है वो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल होती है। बेसिकली वो या तो सैंड होगी या ग्रेवल होगी। दूसरे नंबर पे होता है एक कोहेजन लेस सॉइल होती है। चूँकि सैंड और ग्रेवल में हम जानते हैं कि इनके पार्टिकल्स के बीच में किसी भी प्रकार का अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लगता है या किसी भी प्रकार का बॉन्डिंग फोर्स नहीं होता है, इसलिए सॉइल कैसी होती है, कोहेजन लेस सॉइल होती है। तीसरा होते हैं इसके पार्टिकल्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। चूँकि एक ही रॉक से बने हुए हैं इसलिए सभी पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होती हैं, इस कारण इनको सिंगल ग्रेन्ड सॉइल भी कहा जाता है। सबसे लास्ट एवं इम्पॉर्टेंट होता है कि इसकी जो पार्टिकल्स का शेप एंगुलर हो सकता है, एलोंगेटेड हो सकता है, फ्लॉकी हो सकता है और राउंडेड हो सकता है। ओके, और ये बल्की फॉर्म में पाई जाती है, मतलब एक ढेर के फॉर्म में इस सॉइल का डिपोजिशन होता है फिजिकल वेदरिंग के कारण। अब होता है केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग का मतलब होता है कि पेरेंट रॉक का डिकम्पोजिशन या छोटे छोटे फाइन पार्टिकल में ब्रेकेज होना वाटर की केमिकल एक्शन के कारण। चूँकि हम जानते हैं कि वाटर एक सॉल्वेंट की तरह कार्य करता है और इसमें बहुत सारी गैसेस और मिनरल्स डिजॉल्व हो जाते हैं, तो जिस वजह से वाटर का नेचर या तो एसिडिक हो सकता है या बेसिक नेचर का हो सकता है। जो चूँकि वाटर एसिडिक या बेसिक नेचर के होने के कारण ये सॉइल को, रॉक को छोटे छोटे फाइन पार्टिकल में ब्रेक कर देता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन बोलते हैं। अब केमिकल वेदरिंग के कारण जो रॉक्स का फॉर्मेशन, वो सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है उसकी निम्नलिखित प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। यदि अपन को कोई सॉइल दे दी जाए तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि इसकी वेदरिंग फिजिकल वेदरिंग के कारण इसका फॉर्मेशन हुआ है या केमिकल वेदरिंग के कारण फॉर्मेशन हुआ है। तो केमिकल वेदरिंग के कारण फॉर्म हुई सॉइल में का आइडेंटिफिकेशन हम इस तरीके से कर सकते हैं। पहला, वो कैसी सॉइल होगी, फाइन ग्रेन्ड सॉइल होगी, मतलब वो क्लेई टाइप की सॉइल होगी। दूसरा, उसके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स रहेगा, मतलब कोहेसिव नेचर की सॉइल रहेगी। तीसरा, इसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया हाई रहेगा। स्पेसिफिक सरफेस एरिया बेसिकली एक टेक्निकल टर्म है जो किसी भी सॉइल की पोरोसिटी के बारे में बताती है। यदि स्पेसिफिक सरफेस एरिया हाई होता है इसका मतलब यह है कि वो सॉइल ज़्यादा पोरस है, और यदि उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया कम होता है तो वह सॉइल की पोरोसिटी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, केमिकल वेदरिंग का बेस्ट एग्जांपल क्लेई सॉइल है। अब होता है ट्रांसपोर्टेशन। चूँकि वेदरिंग के कारण सॉइल पार्टिकल्स हैं वो रॉक के आसपास स्प्रेड हो जाते हैं
अब बहुत सारे नेचर में रनिंग एजेंट्स होते हैं। ये रनिंग एजेंट्स हो सकते हैं रनिंग वाटर, सेकंड विंड हो सकता है, तीसरा ग्लेशियर हो सकता है और चौथा ग्रेविटी। अब ये जो रनिंग एजेंट्स हैं हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं, ये सॉइल मतलब वेदर्ड रॉक मटेरियल को किसी दूसरे प्लेस पर जाकर ट्रांसपोर्ट करके उनको डिपॉजिट कर देते हैं। इस वजह से जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है उनको ट्रांसपोर्टेड सॉइल बोलते हैं। अब यदि ट्रांसपोर्टेड सॉइल का फॉर्मेशन रनिंग वाटर के कारण हो रहा हो तो उस सॉइल को किस तरीके से क्लासीफाई करेंगे इसको समझते हैं। यदि रिवर वाटर के कारण वेदर्ड रॉक वेदर्ड मटेरियल ट्रांसपोर्टेड होता है तो उसको अपन एलुवियल सॉइल बोलते हैं। और भारत में एलुवियल सॉइल बेसिकली गंगा प्लेन्स या गंगा के मैदानों में पाई जाती है। दूसरे नंबर पे यदि सॉइल का डिपोजिशन लेक या झील के बेड तली में होता है तो इस टाइप की सॉइल को हम लैकस्ट्राइन सॉइल कहते हैं। तीसरा होता है सी वाटर के कारण जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है उसको अपन मैरिन सॉइल बोलते हैं। अब दूसरा इम्पॉर्टेंट रनिंग एजेंट होता है विंड। विंड के कारण के कारण जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है, ट्रांसपोर्टेड सॉइल का फॉर्मेशन होता है, उसे हम एओलियन सॉइल बोलते हैं। अब ये एओलियन सॉइल भी दो तरीके की होती है। पहला होता है लॉयस और दूसरा होता है ड्यून सैंड। लॉयस को बेसिकली हम सिंपल भाषा में विंड डिपोजिटेड सिल्ट भी बोल सकते हैं, मतलब ऐसी सिल्ट जिसका डिपोजिशन विंड की एक्शन के कारण हुआ हो। इसकी जो पार्टिकल्स की साइज होती है बेसिकली 0.01 mm से 0.05 mm होती है। दूसरे नंबर पर जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो क्वार्ट्स और फेल्सपार पार्टिकल्स होते हैं, जिनके बीच में आयरन ऑक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड के द्वारा ये आपस में सीमेंटेड रहते हैं। चूँकि आयरन ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट का जो बॉन्ड है बहुत वीक होता है, इस वजह से सॉइल सॉफ्ट और हाईली कंप्रेसिबल होती है। दूसरे नंबर पे आता है ड्यून सैंड। ड्यून सैंड बेसिकली क्या होती है, यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज होती है, मतलब ड्यून सैंड के जो पार्टिकल्स की साइज होगी वो लगभग एक जैसी होती है और यह फाइन टू मीडियम सैंड है। मतलब लॉयस सिल्ट थी और ड्यून सैंड किसके अंतर्गत आती है, सैंड के अंतर्गत आती है। ओके, इसके नाम से ही पता चल जाता है। तीसरा इम्पॉर्टेंट ट्रांसपोर्टिंग एजेंट होता है ग्लेशियर। अब ग्लेशियर के कारण भी दो तरीके की सॉइल होती है, एक ग्लेशियर टिल होता है, एक ग्लेशियर ड्रिफ्ट होता है। जब किसी भी सॉइल का फॉर्मेशन, मतलब कोई भी ट्रांसपोर्टेड सॉइल है उसका फॉर्मेशन ग्लेशियर के द्वारा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हो रहा हो, ये अपन आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, तो वो सॉइल ग्लेशियर ड्रिफ्ट कहलाती है। लेकिन जब हमें पता है कि इस सॉइल का फॉर्मेशन डायरेक्टली ग्लेशियर के द्वारा ही हुआ है तो उस सॉइल को हम ग्लेशियर टिल बोलते हैं। ग्लेशियर जो टिल होती है इसकी प्रॉपर्टीज़ इस प्रकार हैं। पहला बेल ग्रेडेड सॉइल होती है, मतलब ग्लेशियर टिल बेल ग्रेडेड सॉइल होगी। बेल ग्रेडेड सॉइल का मतलब होता है ऐसी सॉइल जिसमें सभी टाइप के पार्टिकल्स सफिशिएंट प्रोपोर्शन में अवेलेबल हों। ओके, चूँकि इसमें जो पार्टिकल्स की रेंज होती है, साइज की रेंज किले से लेके बोल्डर तक पाई जाती है, इस कारण ग्लेशियर टिल को हम किले बोल्डर किले के नाम से भी जानते हैं। चूँकि ये बेल ग्रेडेड सॉइल है, बेल ग्रेडेड सॉइल में वॉइड स्पेस सबसे कम होता है, इसके लिए इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है और डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण इसकी शेयरिंग स्ट्रेंथ और बियरिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है। चौथा लास्ट है रनिंग एजेंट होता है वो कॉलुबियल सॉइल, मतलब ग्रेविटी होता है, इसके कारण जो सॉइल फॉर्म होती है उसको अपन कॉलुबियल सॉइल या टालस कहते हैं। इसके अलावा कुछ अदर इम्पॉर्टेंट टाइप की सॉइल है जिनके बारे में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, वो निम्नानुसार है। पहला है बेंटोनाइट सॉइल। बेंटोनाइट सॉइल बेसिकली एक प्रकार की क्ले ही सॉइल है, मतलब क्ले नेचर की सॉइल होती है जिसका फॉर्मेशन जो वॉल्केनिक ऐश या ज्वालामुखी की जो राख होती है उसके डिकम्पोजिशन के कारण होता है। चूँकि इसका मेन मिनरल मॉन्ट मोरिलोनाइट होता है, इस वजह से यह सॉइल
हाईली कंप्रेसिबल होती है, मतलब ये बहुत जल्दी सॉइल भी हो जाएगी और बहुत जल्दी श्रिंक भी हो जाएगी विद द एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू इट। सेकंड होता है ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल चूँकि जो कॉटन की क्रॉप के लिए बहुत सूटेबल होती है, इस वजह से इसको ब्लैक कॉटन सॉइल कहा जाता है। इसका मेन मिनरल्स मॉन्ट मोरिलोनाइट होता है। यह ब्लैक कॉटन सॉइल में हाईली श्रिंकेज और सोइलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तीसरी इम्पॉर्टेंट सॉइल है कैलिची। कैलिची बेसिकली एक मिक्सचर होता है सॉइल का, जिसमें 3 तरीके के पार्टिकल्स हो सकती हैं, सॉइल हो सकती हैं, ग्रेबल, सैंड और सिल्ट। मतलब ग्रेबल, सैंड और सिल्ट को मिला दिया जाए तो जो सॉइल बनेगी उसको अपन कैलिची बोलते हैं। चौथा है लोम। लोम भी एक मिक्सचर्स ऑफ सॉइल है, जिसमें 3 सॉइल होती हैं, सैंड, सिल्ट और क्ले। पांचवा होता है मार्ल। मार्ल बेसिकली मैरिन कैलकेरियस क्ले होती है, जिसका कलर हरा होता है। एंड छठवां इंड्यूरेटेड क्ले। इंड्यूरेटेड क्ले बेसिकली साधारण टाइप की क्ले ही होती है, लेकिन इसमें डिफरेंस यह है कि यह बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके। तीसरा जियोलॉजिकल साइकिल का इम्पॉर्टेंट फेज है डिपोजिशन। डिपोजिशन का मतलब होता है सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स, मतलब लेयर बाय लेयर पार्टिकल्स जो वेदर्ड रॉक मटेरियल है वो सेटल हो जाता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन सेटलिंग। अब लास्ट और मेन इम्पॉर्टेंट फीचर होता है जियोलॉजिकल साइकिल का अपहीवल। अपहीवल बेसिकली है क्या? चूँकि सॉइल लेयर बाय लेयर डिपॉजिट होती जाती है, तो नीचे वाली जो सबसे फर्स्ट लेयर है उसके ऊपर वेट बढ़ता जाता है अपर लेयर के कारण, जिससे वो क्या हो जाती है, डेंसिफाई हो जाती है। जब इसकी डेंसिटी बढ़ जाती है और बहुत ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर होने के कारण ये सॉइल फिर से रॉक्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रोसेस को हम अपहीवल कहते हैं। ओके। अब होता है सॉइल वाटर रिलेशनशिप। सॉइल वाटर रिलेशनशिप को समझने से पहले हमें सॉइल के कंपोनेंट को जानना होगा। बेसिकली सॉइल एक चूँकि लूज या अनकंसोलेटेड मटेरियल है, तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं, सॉइल के सॉलिड पार्टिकल्स, और सॉलिड पार्टिकल्स के चारों ओर क्या होता है, पोर्स होते हैं या वॉइड्स होते हैं। इन वॉइड्स में या तो पानी प्रेजेंट हो सकता है, या एयर प्रेजेंट हो सकती है, या वाटर और एयर दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं। अब सॉइल वाटर रिलेशनशिप को समझना है तो हमें फेज डायग्राम को भी समझना होगा। फेज डायग्राम बेसिकली जो सॉइल है उसके डिफरेंट कंपोनेंट को ग्राफिकली तरीके से सेपरेटली अरेंज करने का एक मेथड है। मतलब एक ऐसा ग्राफिकल डायग्राम जिसमें सॉइल के डिफरेंट कंपोनेंट जैसे सॉलिड पार्टिकल्स, वाटर, एयर, इनको सेपरेटली अरेंज करते हैं ताकि सॉइल की स्टडी इजीली की जा सके। उसको क्या बोलते हैं अपन, फेज डायग्राम बोलते हैं। अब सॉइल का यदि अपन को फेज डायग्राम बनाना है तो इसमें कुछ एजम्पशंस ली जाती हैं। पहली एजम्पशंस होती है कि जो फेज डायग्राम है उसका क्रॉस सेक्शन यूनिट लिया जाएगा। मतलब यह या 1 स्क्वायर सेंटीमीटर ले सकते हैं इसको, या 1 स्क्वायर मीटर। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा या एडवांटेज यह है कि जो सॉइल की जो हाइट होगी, फेज डायग्राम की जो हाइट होगी, वो डायरेक्टली हमें सॉइल के वॉल्यूम के बारे में इंफॉर्मेशन दे देगी, पहली चीज़। दूसरे नंबर पे होता है कि फेज डायग्राम को जब भी अपन ड्रा करेंगे तो सॉइल के तीनों कंपोनेंट या जितने भी उसके कंपोनेंट हैं, 2 हैं या 3 हैं, उनको सेपरेटली अरेंज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक ग्रेविटी। मतलब सबसे टॉप में जो कंपोनेंट होगा वो सबसे लाइटर कंपोनेंट होगा, मतलब ऐसा कंपोनेंट जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है, और नीचे इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, हायर स्पेसिफिक ग्रेविटी वाले कंपोनेंट मतलब या मटेरियल को अरेंज करेंगे। तीसरी इम्पॉर्टेंट एजम्पशंस इसकी क्या है कि जो कंपोनेंट का वॉल्यूम है, जैसा कि आप फेज डायग्राम में देख सकते हैं, वॉल्यूम को हमेशा फेज डायग्राम के लेफ्ट में शो किया जाएगा और वेट ऑफ कंपोनेंट को हमेशा राइट साइड में शो किया जाएगा। और अदर इम्पॉर्टेंट या लास्ट इम्पॉर्टेंट एजम्पशन ये है कि जो वेट ऑफ एयर है उसको नेग्लिजिबल या ज़ीरो माना जाएगा। अब जो
फेज डायग्राम होते हैं बेसिकली जनरली दो टाइप के हो सकते हैं। एक होता है टू फेज सिस्टम और एक होता है थ्री फेज सिस्टम। टू फेज सिस्टम को समझते हैं। अब सॉइल का टू फेज सिस्टम का मतलब होता है एक ऐसा फेज डायग्राम जो सॉइल के दो कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो पहला केस है ड्राई सॉइल। ड्राई सॉइल का मतलब होता है एक ऐसी सॉइल जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स हों और उनके वॉइड्स में केवल एयर प्रेजेंट हो। तो अब यहाँ पे फेज डायग्राम को हम देखते हैं। सबसे लाइटर कंपोनेंट क्या है? एयर। उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉलिड के कंपैरिजन में कम है, तो पहले टॉप में क्या शो करेंगे? एयर, और नीचे क्या करेंगे? सॉलिड। दूसरी एजम्पशंस क्या थी कि लेफ्ट में हमें क्या लेना है? वॉल्यूम लेना है। तो वी एस क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और वी ए क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर। चूँकि ये ड्राई सॉइल है इसलिए वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स किसके बराबर होगा? वॉल्यूम ऑफ एयर के। अब यदि राइट साइड की बात करें फेज डायग्राम की, तो डब्ल्यू एस क्या है? वेट ऑफ सॉलिड, और डब्ल्यू क्या है? वेट ऑफ एयर। जो एजम्पशंस के अकॉर्डिंग अपन को क्या लेना है? जीरो लेना है। सेकेंड सॉइल टू फेज में कौन सी आती है? फुली सैचुरेटेड सॉइल। मतलब सॉइल पार्टिकल्स और उसके वॉइड्स में केवल वाटर प्रेजेंट है, फुली सैचुरेटेड है। तो चूंकि वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है तो टॉप में वाटर रहेगा और नीचे क्या आएगा? सॉलिड आएगा। वही सिंपल सा तरीका, लेफ्ट साइड में वॉल्यूम, वी एस क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और वी डब्ल्यू क्या है? वॉल्यूम ऑफ वाटर, जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के बराबर होगा। सेकेंड क्या है? डब्ल्यू एस। डब्ल्यू एस क्या है? वेट ऑफ सॉलिड, और डब्ल्यू डब्ल्यू क्या है? वेट ऑफ वाटर। ये क्या है? टू फेज सिस्टम में दो टाइप की सॉइल हो सकती हैं, या तो वो ड्राई सॉइल होगी या दूसरी कैसी होगी? फुली सैचुरेटेड सॉइल। अब होता है थ्री फेज सिस्टम। थ्री फेज सिस्टम में जनरली जो सॉइल कंसीडर की जाती है वो होती है पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। अब इसमें तीन कंपोनेंट रहेंगे, एयर, वाटर और सॉलिड। तो सबसे टॉप में क्या आएगा? एयर, देन उसके नीचे वाटर, और देन उसके नीचे क्या आएगा? सॉलिड। लेफ्ट में यदि इसको समझा जाएगा तो वी एस इसका क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है। पी डब्ल्यू वॉल्यूम ऑफ वाटर है। वी ए क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर है। चूँकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में दोनों प्रेजेंट हैं, एयर और वाटर, इसलिए वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर के सम के बराबर होगा। अब अपन राइट साइड की बात करते हैं तो डब्ल्यू एस क्या है? वेट ऑफ सॉलिड, डब्ल्यू डब्ल्यू वेट ऑफ वाटर है, और डब्ल्यू ए वेट ऑफ एयर, चूँकि उसको क्या लेना है? अपन को जीरो लेना है। अब एक चौथा फोर फेज सिस्टम भी हो सकता है सॉइल का, जो बेसिकली रेयर है, उसको अपन कंसीडर जनरली नहीं करते हैं। ये इसमें चार कंपोनेंट हो सकते हैं, एयर, आइस, वाटर और सॉलिड। सबसे हल्का क्या है? एयर है, उससे भारी आइस होगी, उससे भारी वाटर होगा, उससे भारी क्या होगा? सॉलिड। लेफ्ट में वॉल्यूम है, इसमें केवल बेसिकली चेंज क्या है? जो वी आई है वो वॉल्यूम ऑफ आइस है, और डब्ल्यू आई है वो वेट ऑफ आइस है। अब चूंकि इस तरीके की जो सॉइल है या फोर फेज सिस्टम सॉइल बेसिकली हिमालयन रीजन में पाई जा सकती है। क्यों? मान लीजिए कि एक पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल है, जब टेम्परेचर क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस होगा, तो वाटर क्या हो जाएगा? आइस में कन्वर्ट हो जाएगा उस सॉइल का। अब धीरे से टेम्परेचर बढ़ा दिन में, तो बर्फ़ क्या करेगी? वो मेल्ट होना स्टार्ट करेगी। तो कुछ बर्फ़ वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी कुछ समय के लिए, कुछ आइस का, कुछ उसका पार्ट आइस में रहेगा। तो अब हिमालयन रीजन में चूँकि टेम्परेचर धीरे से बढ़ा है तो आइस ने पिघलना स्टार्ट किया है। तो इस कंडीशन में चार कंपोनेंट हो सकते हैं सॉइल के, एयर, वाटर, आइस और सॉलिड। इसको अपन क्या बोलते हैं? फोर फेज सिस्टम ऑफ सॉइल। आशा करता हूँ कि मेरा ये प्रयास आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो में कंटेंट की क्वालिटी ठीक है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को पहुंचाइए। थैंक यू, धन्यवाद।